सन 1971 में 90,000 से ज्यादा फौजी एक हिंदू के सामने सरनगू हुए। तुम्हारे किरदार ने हमारी नाक काटी थी। नमस्कार एंड वेलकम बैक टू डिप्लोमेटिक डायरी, जहां पर हम इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज को डिस्कस करते हैं। अभी वीडियो में आपने जिस शख्स को देखा है पाकिस्तान का एक मौलाना है, जिसने पाकिस्तान की धरती पे खड़ा होकर पाकिस्तान की मिलिट्री को एक्सपोज किया है। और वैसे इसका नाम फजल उल रहमान है, लेकिन अपने भड़काऊ भाषण के कारण इन्हें मौलाना डीजल के नाम से भी जाना जाता है। और पाकिस्तान के जो पूरा प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, उसकी सरकार गिराने में भी इस मौलाना का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। और ये पाकिस्तान के लिए पहली बार नहीं है जब किसी ने पाकिस्तान की धरती पर खड़ा होकर पाकिस्तान की मिलिट्री को एक्सपोज किया है। इससे पहले जो बलूचिस्तान के लीडर हैं, जो चाहे महरंग बलोच हो या फिर और कोई लीडर जो पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग कर रहे हैं, वो भी सर टाइम टू टाइम जो है पाकिस्तान की आर्मी को एक्सपोज करते आए हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश में 1971 में बांग्लादेशियों के अगेंस्ट जो अत्याचार किए थे। ये वही बुज़दिल है जिनकी पतलूनें बंगालियों ने उतारी थी। जब अपने से ताकतवर फोर्स के सामने आते हैं तो पतलूनें उतर जाती है। लेकिन जन साहब, आप लोगों को भी याद दिला दूं, दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले जो अपनी फौज ने डाले। और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसके लिए दुख की बात ये नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी ने सरेंडर किया। सरेंडर तो पाकिस्तान की आर्मी ने 1999 में कारगिल का जो वार हुआ इंडिया के साथ, उसमें भी सरेंडर किया। लेकिन जब 1971 की जो वार है इंडिया के साथ हुई बांग्लादेश का, जिसमें जन्म हुआ, उसकी जब भी चर्चा होती है तो इसमें सबसे ज़्यादा पाकिस्तान को कोई चीज़ जो दुख पहुंचाती है वो नंबर है। यानी 90,000 से ज़्यादा सोल्जर ने एक 13 दिन की जो जंग चली थी उसके अंदर सरेंडर कर दिया, सिर्फ 13 दिन की जंग के अंदर। और वर्ल्ड वार 2 के ऑफिशियली समाप्त होने के बाद किसी भी देश की मिलिट्री के द्वारा किया गया सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। और पाकिस्तान की मिलिट्री, इवन पाकिस्तान के नेता है, वो हमेशा अपनी देश की जो जनता है उसको गुमराह बनाने के लिए हमेशा इस जो नंबर है इसको मैनिपुलेट करते आए हैं। पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन है उनका मानना है कि 90,000 सोल्जर ने जो है इंडियन आर्मी के सामने सरेंडर नहीं किया था, बल्कि इस 90,000 के अंदर जो है कि इंडिया के जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री के पर्सनल वो बहुत कम थे, बल्कि इसके अंदर ज़्यादातर जो नंबर है वो पाकिस्तान की जो वहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्स थी और जो पाकिस्तान ने वहाँ पर जो पुलिस डिप्लॉय कर रखी थी लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ज़्यादातर नंबर उसका है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान की आर्मी को टाइम टू टाइम ये नंबर याद दिलाते रहते हैं। इवन पाकिस्तान के अंदर ही नहीं, इवन अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो भी पाकिस्तान को ये 93,000 सोल्जर के द्वारा जो सरेंडर किया गया था, इसी को याद दिला के ये एग्जाम्पल देता है कि भूल मत जाना कि कभी ऐसा सरेंडर आपको दोबारा ना करना पड़ जाए। इवन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी पाकिस्तान की आर्मी ने इनडायरेक्टली टोटली इंडिया के सामने सरेंडर ही किया है। हम सभी को मालूम है कि किस तरीके से पाकिस्तान के जो मिलिट्री बेस है वो इंडिया ने टोटली डिस्ट्रॉय कर दिए थे। और उसके बाद जब सीज फायर हो गया तो किस तरीके से जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है वो ट्रंप को क्रेडिट दे रहे थे कि सीज फायर का उन्हें नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर रहे थे। इनडायरेक्टली पाकिस्तान ने टोटली इंडिया के सामने सरेंडर ही किया है। और इस बात को पाकिस्तान के मीडिया ने भी स्वीकार किया है कि ट्रंप जो है बार बार पाकिस्तान को इंडिया से नहीं बचा पाएगा। और अगर ये 48 घंटे में खुद भी इसको मैं देख रहा हूँ कि अगर ये जिस किस्म की एक्यूरेट स्ट्राइक्स उन्होंने की हैं हमारे एयर स्ट्रिप्स पे, अगर 48 घंटे तक और वो ये स्ट्राइक्स हर 6-6, 8-8 घंटे के बाद करते रहते तो बहुत कम हमारे पास ऐसे रनवेज रह जाते। और फिर ठीक है कि रनवेज को आप जल्दी रिपेयर भी कर लेते हैं, लेकिन हमारे लिए ठीक ठाक क्राइसिस खड़ा हो जाना था। और फिर हमने देखा कि हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि हम मोटरवे से भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान उड़ा सकते हैं, शायद पेशावर इस्लामाबाद को भी इस्तेमाल कर सकते होते। लेकिन तो क्या इंडिया के ब्राह्मोस मिसाइल्स जो हैं वो हमारी मोटरवेज पे भी जगह जगह शगाफ नहीं डाल सकते थे। तो आई थिंक इट वॉज अ ह्यूज क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान, जिसमें अमेरिका ने और डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को इसमें से बेल आउट किया है। और इसमें से ये गलत मतलब अब नहीं निकालना चाहिए, और मेरा ख्याल निकाल भी नहीं रहे होंगे। पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए, फुद्दू बनाने के लिए और किस्म की कहानियाँ होती हैं। अंदर आपको हकीकत पता होती है कि आप बार बार अमेरिका को भी यूज़ नहीं कर सकेंगे और ना ही आप बार बार न्यूक्लियर कार्ड जो है वो प्ले कर सकेंगे। इसका मतलब ये है कि बहुत देर तक हिंदुस्तान के अंदर कोई हमारे रिलेटेड जो है गंद नहीं होगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं होगी। हाँ, अब वो खुद पैदा कर लें, अगर वो खुद को ही कल कोई चीज़ पैदा कर लें हमें ठोकने के लिए, सजा सुनाने के लिए, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि हमारी साइड को अच्छी तरह से समझ आ गई है, वो कहानी और सुनाई जा रही है, असल हकीकत जो है वो और है। आई एम सॉरी टू से अगर आपके जज्बात को बहुत ठेस पहुँच रही है, लेकिन हकीकत को समझना जो है ना, यही साइबर क्राइम है। और हकीकत को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। हकीकतों को समझ के ज़िंदा रहें, इसी में आप सबका फ़ायदा है। और क्या आज जो पाकिस्तान की जनरेशन है उसको ये नसीब होगा कि वो 1971 जैसा सरेंडर दोबारा देख सके
और क्या इसके लिए ऑलरेडी ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर बनना तैयार हो चुका है, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले हम 1971 के वॉर को डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश का जन्म हुआ था। 1971 के वॉर के जो मेन रीजन था वो ये था कि 1917 के जो इलेक्शन हुए थे पाकिस्तान के अंदर, उसके अंदर जो आज का जो बांग्लादेश है वो उस टाइम में ईस्ट पाकिस्तान था। ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पार्टी थी जो अवामी, जिसका नाम था अवामी लीग, और 1970 के इलेक्शन के अंदर अवामी लीग को फुल बहुमत प्राप्त हुआ था, जिसे शेख हसीना के पिताजी मुजीबुर रहमान के द्वारा लीड किया जा रहा था। लेकिन जो वेस्ट पाकिस्तान है, उस वेस्ट पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियन और मिलिट्री ने अवामी लीग को सत्ता का हस्तांतर करने से मना कर दिया था, और यहीं से जो है बांग्लादेश की आज़ादी का जो है नींव रखी गई थी। पाकिस्तान की आर्मी ने बांग्लादेश की जनता की आवाज़ दबाने के लिए ऑपरेशन सर्च लाइट स्टार्ट किया, और इसी का नतीजा था कि 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशियों ने इंडिया में शरण ली, और यही वो स्टेज था जब इंडिया ने मुक्ति वाहिनी को इनडायरेक्टली सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया था। इस युद्ध की जो ऑफिशियल शुरुआत है वो 3 दिसंबर 1971 को हुई थी, जब पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट ऑपरेशन चंगेज खान लॉन्च किया, और इसी ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान ने इंडिया के 11 से अधिक जो हवाई ठिकाने उनको टारगेट किया। आपसे मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों ने हमारे अमृतसर, पठानकोट, श्रीनगर, अवंतीपुर, उत्तरलाई, जोधपुर, अंबाला और आगरे के हवाई अड्डों पर बमबाजी की। और 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान ने 93,000 सैनिकों के साथ बांग्लादेश की राजधानी ढाका में सरेंडर कर दिया था। यानी लगभग ये जंग जो है 13 दिन तक चली थी, और वर्ल्ड वार 2 के बाद किसी भी देश की मिलिट्री के द्वारा किया गया सबसे बड़ा सरेंडर है, जिसका रिकॉर्ड होल्डर अभी भी पाकिस्तान ही है। जहाँ तक ये सवाल है कि पाकिस्तान की जो आज की जनरेशन है उसको क्या ऐसा नसीब होगा कि वो इतना बड़ा सरेंडर देख सके, तो न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से बताऊँ तो शायद ऐसा नसीब ना हो कि इतना बड़ा सरेंडर देख सके। लेकिन हाँ, इससे बड़ा पाकिस्तान की जो जनता, आज की जनता है, वो इससे बड़ा डिवीजन जरूर देख सकती है, और इसके लिए ऑलरेडी ग्राउंड भी पाकिस्तान के अंदर बनना तैयार हो चुका है। क्योंकि 1971 में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था, तब इंडिया को मुक्ति वाहिनी को ग्राउंड लेवल से खड़ा करना पड़ा था। इंडिया को पानी की तरह अपना पैसा बहाना पड़ा था, एनर्जी लगानी पड़ी थी, और अपने जो रिसोर्सेज हैं वो भी लगाने पड़े थे। लेकिन ऐसा आज के केस के अंदर नहीं है। आज पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी इसके लिए ग्राउंड तैयार हो चुका है। BLA जो बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी पाकिस्तान से आज़ादी मांग रही है। दूसरी तरफ TTP है जो पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ लागू करना चाहती है। इवन बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर आपस में कंपटीशन है कि कौन सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर बम धमाके करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ग्राउंड पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। तीसरी चीज़, जो चाइना ने जो सपना दिखाया था पाकिस्तान को, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, वो सपना पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो चुका है। और गवादर पोर्ट जो ये बोला गया था चाइना के द्वारा कि पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा, वो गवादर पोर्ट भी पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर ग्राउंड इस चीज़ के लिए ऑलरेडी बनने तैयार हो चुके हैं। इस बार शायद इंडिया को इतना जोर ना आए। और पाकिस्तान के डिवीज़न में हो सकता है कि जो आसिम मुनीर है उसका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहे, क्योंकि आसिम मुनीर ने एक अलग ही सपना पाल रखा है जब से बांग्लादेश के अंदर शेख हसीना की गवर्नमेंट गई है। आसिम मुनीर के दिमाग में यही चल रहा है कि किसी भी तरीके से बांग्लादेश को मिला के, जिस तरीके से इंडिया ने 1971 के वॉर में बांग्लादेश को इंडिया से अलग किया था, उस तरीके से बांग्लादेश के साथ अपने रिलेशन को सुधार के चिकन नेक कॉरिडोर जो इंडिया का है, वहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का है उसको अलग कर दिया जाए। तो ये ऐसे कुछ ख्याली पलाव हैं जो पाकिस्तान के जो आसिम मुनीर है, आर्मी चीफ, जिसे अभी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुका है, उसके माइंड के अंदर चल रहा है। ये ख्याली पुलाव है, इनका कोई पॉजिटिव कंक्लूजन नहीं निकलने वाला है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो आसिम मुनीर है उसका भी हो सकता है कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। ये आने वाले समय में देखना होगा कि ये सौभाग्य पाकिस्तान के कौन से जनरल को प्राप्त होता है पाकिस्तान के विभाजन का। तो आज की वीडियो में इतना ही, और यदि आप भी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट रखते हैं तो डिप्लोमेटिक डायरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जहाँ पर हम सिर्फ इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। जय हिंद।